बोलेगी पूरा तोलेगी की और मेहता जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उम्मीदवार की और कुछ टिप्पणियां रह गई थी, संक्षेप में कुछ चर्चा चाहते थे खास। चलिए, अभी तो क्योंकि मतगणना शुरू हुई है और काफी टाइम लगेगा, तो हम अपने मेहमानों से जरा जानना चाहेंगे कैप्टन अजय सिंह यादव को जिस पर नहीं चर्चा कर इस्तीफा देने का फायदा क्या होगा, और वापस लेते हैं तो नुकसान होगा या फायदा। देखिए, जो नुकसान करना था कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने नुकसान कर दिया। एक मैसेज उन्होंने क्लियर दे दिया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है कांग्रेस के अंदर। एक सीनियर मिनिस्टर जो नंबर 3 की पोजीशन पर होता था, हुडा के बाद आपके ये है गृहमंत्री हैं, उसके बाद इनका जब पोजीशन आता था, जो इतना सीनियर मिनिस्टर ओपनली जनता के सामने बोले, टीवी में जाके बोले कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे पावरलेस बना दिया, ऐसा हुआ, वैसा। पावर मंत्री बिना पावर। जी हाँ, पावरलेस पावर ओपनली बोला। जी हाँ, तो इस तरह से मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने, चतुर्वेदी ने क्या, सॉरी ये अहमद पटेल ने क्या प्रॉमिस किया था, उसके बाद फिर वो नहीं निभाया गया सब कुछ। तो कांग्रेस की उन्होंने जितनी करनी थी लीला वो कर दिया। लीला कांग्रेस की लीला हो गई। जी हाँ, लेकिन अब अगर वो मान जाते हैं तो वो लीला वापस आ जाएगी या नहीं? देखिए, उसमें एक ही फायदा है। अब जो कांग्रेस को जो अहीर वोट जो कहीं पर भाग जाता है, एक तो जितना भागना था भाग चुका राव इंजित के साथ, जो थोड़ा सा ये संभाल सकते थे वो भी भाग जाता, तो कांग्रेस को भी फायदा है कि अहीर के वोट थोड़े से बच जाएंगे। चलिए, वो इस्तीफा देके 2 गालियां चीफ मिनिस्टर को निकाल के अब वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अपनी जनता में कम से कम ये तो कह सकेंगे कि जी मैंने तो दबा के प्रोटेस्ट किया, भाई हुड्डा की बात नहीं सुनी, मैंने तो सोनिया गांधी की बात माननी पड़ी। उनको कुछ राजनीतिक लाभ। तो हुड्डा कमजोर हो जाएंगी, कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, एट द सेम टाइम थोड़ा सा ये कैप्टन यादव मजबूत हो जाएंगे। कैप्टन यादव मजबूत हो जाएंगे। प्रदीप जी, राजनीतिक रूप से देखिए, मैं ये मानता हूं, नहीं वही नफे नुकसान की बात करूं कि वो इस्तीफा देकर भी शहीद नहीं बनते और इस्तीफा दे वापस लेकर भी शहीद नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर उनके उसकी बात की जाए तो उन्होंने बहुत साफ किया है कि कांग्रेस ना मैं छोड़ूंगा, मैं सोनिया गांधी को अपनी नेता मानता हूं, और मोदी सांप्रदायिक व्यक्ति है। एक बात उन्होंने क्लोज कर दी कि मैं मतलब बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। तो जो राजनीतिक लाभ वो चाहते थे वो उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि 5 वर्ष क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी, पावरलेस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने हल्के में काम नहीं किया। उसकी भरपाई इस तरह से वो करना चाहते थे। लेकिन अब जब वो, हम लोग क्या कहावत है, एक मुहावरा भी है, हालांकि थोड़ा असली बात थूक कर चाटना। असली बात पावर की नहीं है, पटवारियों की लिस्टें जारी हुई हैं। हाँ, उसमें उनके लोगों के नाम नहीं है, बहुत से लोगों के नाम नहीं मिले हैं। और वो एक तरह से जैसे आदमी 4 साल 5 साल पूरा भरा हुआ होता है, तो उनके दुख का जो पैमाना है ना वो छलक गया जब लिस्ट आई। तो छलक नहीं गया, ये चुनाव है जी। चुनाव नहीं होता तो शायद न छलकता। इतना जब जब आपके घर की बिजली काट दी गई पावर मिनिस्टर होने के बाद भी, तब आपने रिएक्ट किया। नहीं, तो ये पॉलिटिकल है और ये गिमिक्स है। और ये देखो, ये जो पब्लिक है ना, सब जानती है कि आप कितने बलिदानी हैं, कितने शहीदी हैं। अब उस देख रहे हैं वैसे 6 बार जीते हैं लोग, उनको बहुत मैं वही कह रहा हूँ कि शरीफ इंसान मानते हैं और स्ट्रांग लीडर रहे हैं दक्षिण हरियाणा के, और इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग इस पर चर्चा कर ही चुके हैं, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि उनका इतिहास ये है कि वो एक बार आंख दिखाते हैं, शाम तक आंख ढीली कर लेते हैं। मेरी पुख्ता जानकारी है कि वो अपना इस्तीफा वापिस ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, वो सहला दिया जाएगा और दिल्ली तलब किए गए हैं, मुलाकात हो रही है इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं। अहमद पटेल की मीठी गोलियां कांग्रेस की खाते रहेंगे। साइमल्टेनियसली आज दूसरा हमला वीरेंद्र सिंह ने बोला कांग्रेस तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की निजी प्रॉपर्टी है। इज इट? बिल्कुल सही बात है। शुरू में मैंने बोला था कि कांग्रेस में क्या हुआ, हरियाणा की राजनीति ऐसी है कि जिस पार्टी की सरकार बनती है और उसका मुखिया जो होता है उसकी निजी पार्टी हो जाती है। उसकी निजी चाहे पार्टी देवीलाल हो, चाहे क्या कहते हैं ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे बंसीलाल हो, चाहे तो वीरेंद्र सिंह ने एक नई बात भी बोली है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं तो उनको हरियाणा में पूरी पार्टी को रीलॉन्च करना चाहिए, यानी ये वाली जो हुड्डा कांग्रेस है उसको खत्म करके नई कांग्रेस खड़ी करनी चाहिए। नहीं, देखिए, कोशिश करी थी। अशोक तंवर को आपने बनाया यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, तो ये सोचा था कि कोई है जिसको प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। एनएसयूआई में चाहे यूथ कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया था, राहुल गांधी के नजदीकी जाने जाते हैं, तो उनको यहाँ पर बनाया गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वो भी यहाँ पर इनइफेक्टिव हो रहे हैं। राहुल गांधी के नजदीकी लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले जी और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उनकी हैसियत में कितना अंतर आया है? नहीं, देखिए, उनको बहुत कम वक्त मिला था, तो आप ये नहीं ठीक है। मेरा सवाल और है, लोकसभा चुनाव से पहले के राहुल गांधी के नजदीकी व्यक्तियों की वैल्यू
और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी के नजदीकी व्यक्तियों की वैल्यू में कितना अंतर आया प्रदीप जी? देखिए आपका साथ हूं। हाँ, ये मुझे नहीं लगता कोई अंतर आया है कि राहुल गांधी उसी कॉकस उसी चौकड़ी के साथ अभी तक काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी के प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ा है। जो उनके साथ वही राहुल गांधी, वही तो क्वेश्चन है कि राहुल गांधी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, कोई सबक नहीं सीखा लोकसभा चुनाव मेरा के बाद। सवाल बिल्कुल दूसरा था, शायद आप उसको उसी नजरिए से ले नहीं पाए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले और 1 साल पहले तक राहुल गांधी के नजदीक की व्यक्ति की जिसको खुशबू आ जाती थी उसको मिलने के लिए पता नहीं कितने रुपए की टिकट खरीदनी पड़ती थी। ठीक। और लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी के नजदीकियों को मिलने वालों की संख्या नदारद है, और हरियाणा में तो लोग भाग भाग के इधर उधर जा रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली कितना अंतर आया होगा। देखिए जी, और ऐसी परिस्थितियों में अशोक तंवर कितने इफेक्टिव होंगे? देखिए विनोद जी, बहुत साफ है कि इस चुनाव को हारने के बाद चुनाव की जो उनकी चारों तरफ की मंडली थी वो काफी कमजोर हुई है। उसकी वजह है कि ए.के. एंटनी से लेकर सबने राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी विद इन द पार्टी जी, और वो अब राहुल गांधी की जो भूमिका है वो काफी कम हो गई, डिफेंसिव हो गई है। नहीं, पहले की तुलना में कम हो गई है। मिसेस गांधी फिर से इंटरवीन कर रही हैं पार्टी को, क्योंकि मिसेस गांधी की एक स्टाइल है कि अपने दुश्मन को भी जन्मदिन में गुलाब भेज देती हैं। ये आपने नई बात बताई। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देखिए कि अडवाणी जी की किताब आती है तो सोनिया गांधी को देने पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये जो शीर्ष और बड़े कद्दावर नेता होते हैं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जबकि जो राहुल गांधी हैं उनके अंदर एरोगेंस था, और उस एरोगेंस का जवाब है कि पार्टी के सब शीर्ष नेता जो पार्टी के लिए रिपोर्ट भी बनी। प्रदीप जी किस बात से सहमत है कि राहुल गांधी एरोगेंट हैं? राहुल गांधी एरोगेंट नहीं है, मैं उसको कहूंगा कि राहुल गांधी बहुत इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट है? जी हाँ। अब अंतर क्या हरियाणा में बता दो जी, नहीं एरोगेंट और इग्नोरेंट में? नहीं, एरोगेंट जो है जो बहुत ही, जो उसको आप कहेंगे हुड्डा साहब है, एरोगेंट है। यार हुड्डा साहब तो इससे सॉफ्ट चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। आप ऐसे मत कीजिए यार, जाति मत करो। लेकिन नहीं, एरोगेंट देखिए, आपने राहुल गांधी को क्लोजली वॉच मेरा नहीं कोई वो नहीं किया है उनके प्रति, लेकिन जो हमने सारे चीफ मिनिस्टर देखे हैं उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। वो कैसे भी हो, लेकिन एरोगेंट तो नहीं है, सॉफ्ट है। चलिए ठीक है, चलो उसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी में अभी तक वो पॉलिटिकल जो परिपक्वता है वो नहीं आई है, इसलिए एरोगेंस तो तब आदमी होता है जब उसके पास कुछ हो जाता है। हाँ। नहीं अजय जी, उनके पास क्या नहीं है, उनके पास माँ है। हाँ। है ना दीवार फिल्म का दीवार डायलॉग फिल्म हो गया, कि अब मेरे माँ पास क्या है। हाँ। उसने कहा मेरे पास माँ है, कार है, बंगला है, फलाना है। हाँ। तो जिसके पास सोनिया गांधी ऐसी माँ हो तो उसके पास ताकत की कोई कमी है। वो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं और कैबिनेट का फैसला बदला देते हैं, और प्रेस क्लब में आते हैं और ऐसे ही अचानक आते हैं, बिन बुलाए आते हैं प्रेस क्लब में, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है उसमें वो शामिल हो जाते हैं और वो कागज लेकर कहते हैं रबिश एंड ऑल दिस, इस तरह की बात करते हैं, और 48 घंटे में उस वक्त देश को बड़ा बुरा लगा था कि रबिश। अब कैसा लग रहा है? नहीं देखिए, देश को तो अभी पता लगना बाकी है ना। अभी तो अच्छे दिन की जांच पड़ताल और पोस्टमार्टम होना बाकी है, फिर पता लगेगा कि जो कांग्रेस की जो प्रो पीपुल सोशल प्लानिंग थी जिसको रिव्यू करने की बात कर रही है भारतीय जनता आपने पार्टी बड़ा सरकार। अजीब मुद्दा शुरू किया था, टमाटर के भाव। आज आप गोभी के भाव की भी चर्चा कर रहे थे कि 120 रुपए किलो गोभी। और मैं खबर सुन रहा था एक हमारे टीवी चैनल पे, जो गांव से करेला 4 रुपए बिक रहा है और मंडी में 30 रुपए बिक रहा है। 120 रुपए और 100 रुपए गोभी। अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन जाने वाले हैं? देखिए, बहुत सारी चीजों पर बहुत हड़बड़ी से काम नहीं करना चाहिए। लोगों को लग सकता है जब मैं बोलता हूं कि मैं हड़बड़ी में रहता हूं और मैं बहुत क्या कहते हैं निगेशन से बातों में, मैं तथ्यों को रखने की कोशिश करता हूं कि फैसला आप करिए। जब आप ये सवाल करते हो कि आने वाले हैं जाने वाले हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये सीजनल बढ़ोतरी होती है। कोई भी माई के लाल मतलब सब्जी के दाम पे आप लिसन नहीं जिम्मेदार नहीं मानते हैं? नहीं सर, मेरा ये कहना है सिंपली कि जब तक आप अपनी आर्थिक व्यवस्था जो है, जिस रास्ते पे यूपीए सरकार चल रही थी उस पे आप लिपस्टिक लगाते रहेंगे तो ये होता रहेगा। आप अपना वैकल्पिक आर्थिक दर्शन क्यों नहीं जनता के सामने रखते हैं? तो कल मोदी ने साइंटिस्टों से कुछ नहीं मैंने उस पूरी स्पीच को सुना है। मैंने कृषि उत्पाद कहां से बढ़ाई है? फर्टिलाइजर के तो दाम बढ़ा रहे हैं।
फर्टिलाइजर पे सब्सिडी वापस कर रहे हैं, नए एरिया में पानी भेजिए, नहीं पानी भेजिए, तेल तक ले जाइए, और जो सूखा पड़ रहा है इससे निपटने की फार्मिंग की बात कीजिए, सामूहिक खेती की बात कीजिए। अजय जी बताइए जरा, प्रदीप जी की बात से आप कितने सहमत हैं? देखो, मैं एक चीज मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से 60 महीने मांगे थे। अब भारत की जनता ने उनको 60 महीने दिए हैं, सिर्फ 2 महीने अभी हुए हैं, 58 महीने बाकी हैं। अभी उस पर कोई अब डिस्कशन नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते कि मोदी सफल है क्या सफल अभी तो कुकर की 60 सीटियों में से सिर्फ 2 सीटी बची है। दो सीटी में देखिए, तो लेकिन इसको चावल भी नहीं पकता है इसको ना। मुहावरों में भी कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आता 2 सीटी में तो चावल भी नहीं नहीं, पकता। मैंने इसीलिए तीसरी सीटी नहीं, में 2 चावल सीटी पकता में तो चावल गल जाता है अगर आप खाना बनाते हो। आपकी सीटी में और नरेंद्र मोदी की सीटी में बहुत अंतर है। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी सीटी में और नरेंद्र मोदी की सीटी में बहुत अंतर है। मेरे पास पहला राउंड आ गया है, पहला राउंड आ गया है, क्योंकि उसमें चर्चा नहीं हो पाई थी। आप उन नतीजों को जरूर अपनी नजर पे रखना। और मैं पहला राउंड अनाउंस कर रहा हूं। पहला राउंड बीजेपी टोहाना विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा बनने के बाद पहली दफा दस्तक दे रही है। शायद जनसंघ के टाइम में कुछ आया हो, उसके बाद मैंने नहीं सुना है। इस बार ओपिनियन पोल में वोट आया है। 20% वोट मिले, 6500 वोट पहले राउंड में। 20% नंबर 20 वोट। अच्छा, हाँ। 20 वोट। कांग्रेस मंडी अटेली की तरह टोहाना में झटके नहीं खा रही है। वो 31%, 31 वोट, 10,075, 31% वोट लेके बीजेपी से कम 3500 वोट से आगे है पहले राउंड में। और आईएनएलडी बतौर उम्मीदवार निशान सिंह पहले नंबर पे बने हुए थे, और बतौर पार्टी भी पहले राउंड में आईएनएलडी नंबर 1 पे है। 33 वोट, 10,725। हरियाणा जनहित कांग्रेस 8 वोट, 2600। बीएसपी का खाता नहीं खुला है। और अदर्स को 7 वोट, क्योंकि इसमें पार्टियों का सर्वे है, इसलिए देवेंद्र बबली का यहाँ जिक्र नहीं आ पाएगा। 7 वोट अदर्स को, 2275। और नोटा को 1, 325। पहला राउंड। और प्रदीप जी, आप टिकट का हकदार पे कुछ बोलना चाहते थे? जी, ब्रेक जी। की वजह से आपको हमने टोक दिया। नहीं, आप अपनी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा को आप पूरा कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल रहा है कि अगर बीजेपी सचमुच इस सीट को जीतना चाहती है तो कुछ कैलकुलेशन है, जैसे कि बीजेपी और हजका को जोड़कर 139 वोट मिल रहे हैं जी। और ये जो इंडिपेंडेंट हैं देवेंद्र बबली, इनको 72 वोट मिले हैं। इनको भी बीजेपी में डाल दें। हाँ, अगर डाल दें और बीजेपी अपने ये जो कहते हैं ना कि जीत तो चाहिए, तो जीत के लिए मुझे बबली एकदम फिट आदमी लग रहे हैं। और वो तो ये सोचना बीजेपी को चाहिए या बबली को चाहिए? ये बीजेपी को जोड़ सोचना पड़ेगा। बबली तो अपना बबली तो मस्त है, अपना इंडिपेंडेंट। वो कटोरा लेके भीख मांगने नहीं जाएंगे वहां पर, क्योंकि उनको कम वोट नहीं मिल रहा है। देखिए 72 वोट बबली को मिल रहा है, इंडिपेंडेंट को 72 वोट। और ये जो मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा, जो अदर्स है, चूंकि इंडिपेंडेंट को यहाँ इतना वोट मिल रहा है, तो इस अदर को हम क्या कहते हैं कि इग्नोर नहीं करेंगे जब हम दोनों को मैच करेंगे। चलिए, बबली अपनी जगह बनाए हुए है, बीजेपी को अपना फूल खिलाना है, तो आपके मुताबिक देखिए ये इसको मिला के संपर्क करना चाहिए। लेकिन सुभाष बराला भी वहाँ टिकट के विनोद जी 211 बन रहे हैं, 211 बन रहे हैं ये हजका बीजेपी और बबली को जोड़कर। और अगर हम ये माने कि 10-10% वोट व्यक्ति के होते हैं, तो हमने 40 वोट कम करके 171 निकाला है, फिर भी वो सबसे ज्यादा है। आप क्यों कांग्रेस का नुकसान करने पे तुले हुए हैं वहाँ? ऐसा तो जो दिख रहा है वो तो बता रहे हैं कि बीजेपी को पहली बार चांस दिख रहा है, वहां पर रन बिक्री हो सकती है उसकी, अगर बबली को साथ में ले ले। लेकिन बीजेपी के अपने काडर के लोग कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं होता। देखिए टिकट तो एक ही को मिलेगा, तो एक एमएलए, एक चेयरमैन, नहीं कुछ भी बनाओ, तो बहुत सारी चीजें हैं। जब सरकार होती तो इतनी दुकान होती है, तो कौन माने कि कोई कमिश्नर बना दो, माने तो एमएलए नहीं, किसी कमिश्नर बना दो, किसी सूचना अधिकारी बना दो, किसी को कुछ रख। हुड्डा साहब से सीख लेना चाहिए कैसे लोगों को एडजस्ट करना है, कैसे लोगों को एडजस्ट और भिड़ा भी देते हैं ब्यूरोक्रेसी को। सुभाष बराला को भेज दो, जब राज्यसभा में जगह खाली हो वहां भेज दो। राज्यसभा बीजेपी के लिए एक अच्छा चांस मुझे इतनी आसान नहीं है पर अजय जी, राज्यसभा जितनी आसानी से हम टीवी पे बोल देते हैं बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पेटी के आसान के अलावा महंगी बहुत है, बल्कि यो कहिए उसको, आसान तो बहुत है, महंगी बहुत है। महंगी है
क्या कहते हैं कि वो भी आ जाते हैं अपना सबसे महंगी राज्यसभा किसको पड़ी आज तक आपकी जानकारी के मुताबिक? बताएं। बताइए। कहना बहुत बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा अटपटा सवाल है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, चौधरी वीरेंद्र ने पिछले साल ही बोला था 100 करोड़ ले आओ और राज्यसभा के मेंबर बन जाओ। राइट। तो 100 करोड़ मिनिमम, लेकिन उनको तो मुफ्त में मिली थी, फिर क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं भाई? तो 100 करोड़ लगता इसीलिए है तो कि मैंने minimum प्रश्न है। उठाया कि नैतिकता का। और जो आप पूछ रहे ये हैं सर, कहा है, मुझे याद है उन्होंने टीवी पे कहा था कि 100 करोड़ में राज्यसभा बिकती है। और सुनिए वो क्यों कहा था, ये भी सुन लीजिए। हाँ जी। कि किंगफिशर के जो मालिक हैं, मेरी जो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, सर्वाधिक महंगी वो राज्यसभा की सीट उनको मिली थी। नहीं, वो भी नहीं है। राजीव शुक्ला पर भी काफी खर्चा नहीं। हुआ है। राजीव शुक्ला पे जो खर्चा था फिक्स था, वो हमें उसकी फिगर भी पता है। एक मारुति कार 800 दी गई थी और पैसे दिए गए थे, फिर बहुत लोग आ रहे तो मना भी कर दिया गया, हमारे पूरे हो गए। तो मैं उस पूरे राजीव शुक्ला का जो चुनाव, मैं एक आदमी का जो खर्चा पूछा है, जैसे 100 करोड़ की चर्चा चली, उस एक व्यक्ति के संदर्भ में मैं ये कह रहा हूं कि किंगफिशर के जो मालिक हैं, मारुति एक मारुति की 800 उस समय बड़ी होती थी। एक मारुति की लूट खसूट में और 10-10 लाख हमें वार्निंग मिल रही है गीतांजलि से। ले लीजिए।